राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। बाबा के दरबार में सारे भक्त समान, दुख से हो जाते दूर, कष्टों से अनजान। छतरपुर दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध आद्या कात्यायनी मंदिर में आज माता भवानी के परम भक्त और मंदिर के संस्थापक संत बाबा नागपाल का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित माता की चौकी में भक्तों ने न केवल श्रद्धा भाव से माता की वंदना की, बल्कि श्रद्धेय बाबा जी को भी नतमस्तक होकर नमन किया। चौकी के उपरांत हुए भव्य भंडारे का भी भक्तों ने आनंद उठाया। इस दौरान भक्तों के उल्लास से ऐसा लगा मानो कोरोना की छाया भी इस मंदिर पर नहीं पड़ी और भक्तों के ऊपर माता कात्यायनी की कृपा बनी रही। कात्यायनी टीवी के चैनल हेड ललित सुमन ने इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के सीईओ डॉक्टर नवीन चावला व अन्य पदाधिकारियों से भी वार्ता की और कोरोना काल के समय और उसके बाद आई समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया। इससे पहले राष्ट्र प्रथम टीम को मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित हरिमोहन झा ने संपूर्ण समारोह और मंदिर और बाबा जी के महात्म्य के संबंध में जानकारी दी। मैं पंडित हरिमोहन झा, कात्यायनी शक्तिपीठ में मुख्य पुजारी, और इस छतरपुर मंदिर में आज बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज का जन्म दिवस मनाया गया, जिससे जन्मोत्सव में सभी भक्त आए थे और भक्तजनों ने मिलकर के श्री माँ का गुणानुवाद किया गया, चौकी रखा गया, से भक्तों के लिए प्रसाद का व्यवस्था किया गया था। सभी भक्त आकर प्रसाद भी ग्रहण किए और दिया हुआ शास्त्र विधान है कि अगर संसार में आकर के और आपने अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं तो गुरु को चरणारविंदों का हमेशा ध्यान करते हुए, गुरु के चरणों को स्मरण करते हुए अपने आप में सभी कामना पूर्ण कर सकते हैं। वही बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज गुरुदेव, उनका हम लोगों ने आज पूजन किया। साथ ही साथ श्री माँ का चौकी रखा गया और सभी भक्तजन मिलकर के ये उत्सव मनाए। बाबा जी का जन्म दिवस आज होली के पर्व पर होता है और यही कामना सभी आदमी करते हैं, बाबा जी का जन्म दिवस मनाते हैं कि हे गुरुदेव, समष्टि सृष्टि की कल्याण हो, हम भक्तजनों का भी कल्याण हो। जो भक्तजन आपके इस मंदिर में आकर के माथा टेकते हैं उनकी सारी मनोरथ पूर्ण हो। इस कामना के साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कामना को लेकर के हम लोग यहाँ पूजन करते हैं। बाबा जी का पूजन होता है और चौकी किया जाता है। साथ ही साथ श्री कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में आने वाले भक्तों को बाबा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, माँ भगवती कात्यायनी का भी कृपा उन्हें प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। एतदर्थ श्री महारानी के चरणों में भी हम लोग जब भक्तजन आते हैं तो उनसे जो भी श्रद्धा भक्त से लाए हुए सामान होता है, पूजन की सामग्री श्री माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। माँ से निवेदन करते हैं, महारानी जो भक्त आए हैं उनकी मनोरथ पूर्ण हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, ये जो भगवान का जो तीनों विग्रह है ये सब गुरु में ही समाहित है। अतः गुरु को ध्यान करना भी चाहिए समस्त सृष्टि के भक्तों को। साथ ही साथ और बाबा जी का जो हम लोग मनाते हैं इसमें हम ही नहीं अपितु समस्त सृष्टि की कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समों के कल्याण हो, सृष्टि कल्याण हो, सही प्रकार की आपदाओं से बचे रहें, इस कामना के साथ आज का उत्सव भी बाबा जी जन्मोत्सव भी मनाते हैं और महारानी का पूजन भी करते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी सभी भक्तों को शुभकामना देते हैं कि होली पर्व सुखमय और आनंदमय हो और आप लोगों का जीवन सुखी हो, सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हो। जय माता दी। दर्शकों को बता दें कि बाबा नागपाल 1960 में दक्षिण भारत से दिल्ली पधारे और माता की भक्ति करते हुए दिल्ली के अर्जुन नगर और फिर छतरपुर में 1974 में दुर्गाश्रम और मंदिर की स्थापना की। बाबा जी ने सभी भक्तों को बराबर सम्मान दिया और आज भी मंदिर में आपको किसी की दान पट्टिका नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्ति में ही सम्मान है और यश के लिए कभी भक्ति नहीं की जाती। पुराणों के अनुसार क्योंकि माता कात्यायनी मुनिवर्ष में मुनि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, बाबा जी ने माता की भक्ति मातृ भाव से और सेवा एक पुत्री की भांति की। मंदिर में नवरात्र के समय लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इसे आश्चर्य ही कहेंगे कि छतरपुर मंदिर में आने के लिए देश के सभी प्राचीन मंदिर के देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि बाबा हमेशा से मंदिर का यह उत्सव माता भवानी के विवाह उत्सव के रूप में मनाते थे। इस बार जब नवरात्र कुछ समय ही दूर हैं और देश को एक बड़ी आपदा से मुक्ति मिली है,
भक्तों के उल्लास से छतरपुर का सरोबार होना तय है। नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी, राज सर्वप्रथम टीम, इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया हिंदी मासिक पत्रिका और DID टीवी परिवार की ओर से संत बाबा नागपाल और माता कात्यायनी को शत शत नमन। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर किशोर चावला जी से, जो CEO हैं कात्यायनी मंदिर ट्रस्ट के। आज बाबा नागपाल जी का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से और विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। चावला जी, आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज का जो यह विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ इस कोरोना काल के बाद आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा है, इस मंदिर में बाबा ही चलाते हैं और बाबा ही सब कुछ करते हैं, तो जब भी कोई किस्म की परेशानी हम भक्तों पे आती है तो बाबा उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें परेशान नहीं होने देते। ये तो आपका बाबा के प्रति एक विशेष आस्था और उनके प्रति समर्पण है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आप कोरोना काल को आपने देखा है, झेला है, इतने विशाल मंदिर का संचालन करना और कानून का पालन करवाना, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन होना, मतलब इन सारी परेशानियों के बाद इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन, निश्चित रूप से आप क्या कहना चाहेंगे जो कि भविष्य में कोरोना से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए और आगे मंदिर का कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा? क्योंकि अब तुरंत नवरात्रा शुरू होने वाला है और नवरात्रा में छतरपुर मंदिर जो न सिर्फ दिल्ली का बल्कि उत्तर भारत का यह एक विशाल मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ माता के भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भक्तों से और जो लोग यहाँ आते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 2 साल बिल्कुल हमारे कोरोना में बीते हैं और लेकिन माँ ने और बाबा ने जब मंदिर बिल्कुल बंद थे तब भी हमें एक ऐसा संदेश दिया कि खाली बैठने के लिए नहीं हैं आप लोग। तो मंदिर में जितने भी सेवादार थे, मंदिर के पास तकरीबन 70 से 75 एकड़ ज़मीन है जिसमें काफ़ी उस कोरोना काल में जंगल वंगल उगाए थे खाली जगह के ऊपर। तो हमने उस खाली जगह को साफ़ किया और जब हम दूसरी जगह पे जाते थे तो पहली वाली जगह में जंगल फिर आ जाते थे। हमने कहा हम सारी ज़िंदगी क्या जंगल ही साफ़ करते रहेंगे? तो बाबा ने एक संदेश दिया हमें, बेटा इसमें खेती करो। तो हमने खेती शुरू कर दी उसमें। अब हमारी जो बाबा की एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उसमें ना तो हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, ना ही कोई सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। कंपोस्ट बनाते हैं, हमें मंदिर में जो माला चढ़ती हैं उन माला से, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट लंगर में बनती है, और हमारी गौशाला भी है उससे जो काऊ डंग बनती है उससे हम कंपोस्ट बनाकर अपने एग्रीकल्चर फार्म में यूज़ कर रहे हैं। और उससे जितनी भी सब्जियां होती हैं वो हमारे लंगर में ही यूज़ होती हैं, हम उसे बाज़ार में नहीं बेचते। तो हमारा जो लंगर के ऊपर का खर्चा था वो काफ़ी मात्रा में नील के बराबर हो गया है। बीच बीच में जब कोविड प्रावधान के होते हुए मंदिर खुले भी थे थोड़ी टाइम के लिए, तो भी मंदिर ने यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए हमने सैनिटाइज़र्स टनल लगाए थे। जगह जगह सैनिटाइज़र्स बॉटल रखी गई थी। एक छोटी सैनिटाइज़र बॉटल हर यात्री को हम फ्री में भी दे रहे थे। जिनके पास मास्क नहीं होते थे उनको मास्क भी दे रहे थे। सारे मंदिर को हमने दिन में 3 से 4 बार सैनिटाइज़ करना है। जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, जैसे बाबा जी की समाधि है, कात्यायनी माँ का मंदिर है, वहाँ पर हमने अल्ट्रा वायलेट मशीन्स लगाई हुई हैं जो हर तरह के कीटाणु को, कोरोना वायरस भी उसमें एक शामिल है, मार देती है। और तब तक वो वातावरण कोविड फ्री रहता है जब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड है वो उसमें से पास नहीं करता। तो हम डेली उसको अल्ट्रा वायलेट किरणों वाले जो मशीन्स हैं उसका प्रयोग करते हैं।
ताकि मंदिर में आने वाला जो भक्त है वो किसी आस लेके आ रहा है, जब वो मंदिर से बाहर जाएगा और कहेगा यार मेरे को तो मंदिर में से कोविड हो गया, ये नहीं होना चाहिए। माता रानी इसका ख्याल रखती है। यस, उन 2 सालों में मंदिरों के ऊपर काफ़ी वो समस्याएं रही हैं, क्योंकि मंदिर जो विशाल मंदिर हैं, जैसा आपने कहा, ये विश्व का, सारे विश्व का चौथा विशाल मंदिर है और इंडिया का दूसरा विशाल मंदिर है। पहले तो ये पहले नंबर पे ही आता था, पीछे अब एक पहले नंबर के ऊपर ज़मीन के मामले में, मंदिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी हम पहले नंबर पे हैं। तो इसकी व्यवस्था के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। जो हमारे सेवादार हैं उनको भी मानदंड देना पड़ता है और चारों टाइम का लंगर भी चलता है। तो समस्याएं कोविड में सबको आई हैं, मंदिरों के ऊपर भी आई हैं, लेकिन बाबा ने तब भी निकाला था। लेकिन अगर हम देखें तो मंदिर की एक सामाजिक वो भी थी। तो हमारे यहाँ कोविड कॉल में जो प्रशासन है उसने सारे मंदिर को, हमारा एक हॉल है मार्कंडे भवन, वहाँ से जो प्रवासी मज़दूर थे उनको भेजा गया था। दिन में तकरीबन हर रोज़ 6 मज़दूर भेजे जाते थे। पूरे 2-3 महीने तक ये कार्यक्रम चला। उन मज़दूरों को हम 4 टाइम का लंगर भी खिलाते थे। जबकि कोविड कॉल में हमारे पास समस्याओं का अपने भी काफ़ी परेशानी थी। और कोविड कॉल के अंदर ही धर्मशाला में पूरा कोविड सेंटर बना हुआ था, जिसमें कोविड टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और एसडीएम के और जो स्पेशल फोर्स गवर्नमेंट ने बुलाई हुई थी वो यहाँ ठहरी हुई थी। तो उस समय भी मंदिर ने पूरा दायित्व उस टाइम पे भी झेला था। आने वाले नवरात्रों के लिए, क्योंकि इस बार पहली बार खुले हैं नवरात्रे 2 साल के बाद, उसका अंदाज़ा हमें लग गया था जब शिवरात्रि के टाइम पे मंदिर खुले थे। पहले मार्च को ही शिवरात्रि थी, तो हमें तो लगा था कि शिवरात्रि ही हमारा एक नवरात्रा है, इतनी भीड़ उस समय थी। तो आने वाले नवरात्रों के लिए हम पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेते हुए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल नवरात्रों में लाखों की संख्या में रोज़ भगत आते हैं और रोज़ ही भंडारे चलते हैं। तो उनको देखते हुए उचित व्यवस्था की जा रही है। कोविड टाइम में तो हमने मशीन्स द्वारा पैक्ड, सैनिटाइज किए हुए पैकेट्स लंगर बांटे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा खुला हुआ है तो हम बिठा के लंगर खिलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। डॉक्टर चावला जी ने बताया जो किस प्रकार से इस कोरोना काल में इन्होंने मंदिर की व्यवस्था की, और जब पौधे निकल रहे थे जो एक परेशानी का कारण बन रहा था, तो वहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया और आज वह जगह कितना उपयोगी हो गया है, जिससे लंगर में जो सब्जी का उपयोग ये करते हैं वह उससे कृषि के माध्यम से ही इन्हें प्राप्त हो रहा है। और इन्होंने बताया कि जो आने वाला जो नवरात्रा है उसके लिए भी इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आप अपने भक्तों से इस अवसर पर क्या चाहेंगे, क्योंकि आप कात्यायनी मंदिर के सीईओ हैं और सीईओ के ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है, आर्थिक रूप से लेकर व्यवस्था संचालन तक की। तो आप अपने भक्तों को नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि भक्त बड़ी दूर दूर से आते हैं, सारे देश भर से बसें भर के आती हैं नवरात्रों के टाइम पे भी और बीच में भी, क्योंकि ये खाली एक मंदिर नहीं, एक शक्ति स्थल भी है। और बाबा ने तो इसे रिज़ॉर्ट की तरह बना रखा है, तो लोग दर्शनीय स्थल मानकर भी आते हैं। तो उस तरह को देखते हुए हमें भक्तों से यही निवेदन करूँगा कि जब भी आप आएँ तो स्टिल अभी कोविड गया नहीं है, फिर दोबारा भी वापस आ सकता है। तो हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि कोविड चला गया और हम अपने मास्क जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको भूल जाएं। तो जब भी आएँ प्रॉपर, हालांकि मंदिर पूरा ये व्यवस्था करेगा उस समय भी और अभी भी करी हुई है, लेकिन हमें भी, हमारा भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि हम कोविड प्रोटोकॉल करें, पालन करें। और साथ साथ देखो, जब भी आप माँ के दर्शन करना चाहते हैं और लाइन बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लाइन तोड़ के या इस तरह से प्रयत्न करें जिससे कि और लोगों को परेशानी हो और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरें।
तो माँ उस समय आपकी परीक्षा ले रही होती है, आप लाइन में लगे हुए हैं, 2.5 घंटे माँ का गुणगान करें, माँ से कुछ मांगें या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को देखते हुए खुद भी आप उस समय सेवादार बन सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए, लाइन कंट्रोल करने के लिए, जल की व्यवस्था के लिए। हम व्यवस्था के अंदर बॉटल्स का इंतज़ाम या ग्लास का इंतज़ाम रखते हैं, क्योंकि लाइन में लगने के बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे के बाद नंबर आता है, तो अब गर्मी बढ़ रही है, तो व्यवस्था अगर कोई पानी ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन की वजह से कोई बेहोश हो जाए, तो हमारी तरफ से व्यवस्था रहती है। लेकिन आप उस समय खुद स्वयं सेवादार बनकर भी मंदिर प्रशासन की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चावला जी, आपने बताया जो किस प्रकार से आप माता के पूजा के लिए ही नहीं बल्कि आकर एक सेवादार के रूप में आप भक्त भी हो सकते हैं और सेवादार बन कर के धर्म का भी निर्वाह कर सकते हैं। नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर हम अब यहीं विश्राम लेते हैं और अन्य समाचार के लिए आप बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने नए खेल परिसर का भी उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित हैप्पी वैली का लोकार्पण किया। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को उनका पाठ्यक्रम पूरा करने पर बधाई दी और होली के खुशी के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने निवर्तमान बैच की विशिष्टता को नोट किया क्योंकि यह बैच आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में सक्रिय सेवा में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपका बैच अगले 25 साल के अमृत काल में देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। आप सभी युवा साथियों को फाउंडेशन कोर्स पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। आज होली का त्योहार है। मैं समस्त देशवासियों को, आपको, एकेडमी के लोगों को और आपके परिवारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपकी एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित पोस्टल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। आज नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी हुआ है। ये सुविधाएं टीम स्पिरिट की, हेल्थ और फिटनेस की भावना को सशक्त करेगी, सिविल सेवा को और स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। साथियों, बीते वर्षों में मैंने अनेकों बैचेज के सिविल सर्वेंट से बात की है।
मुलाकात भी की है और उनके साथ मैंने एक लंबा समय भी गुजारा है। लेकिन आपका जो बैच है ना, मेरी दृष्टि से बहुत स्पेशल है। आप भारत की आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव के समय अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग उस समय नहीं होंगे जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, लेकिन आपका ये बैच उस समय भी रहेगा, आप भी रहेंगे। आजादी के इस अमृत काल में अगले 25 साल में देश जितना विकास करेगा, उन सब में आपकी इस टोली की, आपकी इस टीम की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप सोचिए, आप सैकड़ों लोगों की शक्ति देश के अलग अलग जिलों में एक साथ लगेगी। आप 300-400 लोग हैं, यानी देश के आधे जिलों में कहीं न कहीं आपके पैर पड़ने वाले हैं। मतलब आधे हिंदुस्तान में आप एक नई आशा को जन्म दे सकते हैं मिलकर के। कितना बड़ा बदलाव आएगा। आप अकेले नहीं हैं। 400 जिलों में आपकी ये सोच, आपका ये प्रयास, आपका ये कदम, आपका एक इनिशिएटिव आधे हिंदुस्तान पे प्रभावित कर सकता है। साथियों, सिविल सेवा के ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर के हमारी सरकार रिफॉर्म से सपोर्ट कर रही है। मिशन कर्मयोगी और आरंभ प्रोग्राम इसका ही एक हिस्सा है। मुझे बताया गया है कि आपकी एकेडमी में भी ट्रेनिंग का स्वरूप अब मिशन कर्मयोगी पर आधारित कर दिया गया है। मुझे विश्वास है इसका भी बहुत लाभ आप सभी को मिलेगा। इस कैंपस में और डायरेक्टर वगैरह से आग्रह है कि आपके ट्रेनिंग के बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपके यहाँ लाइब्रेरी है, सब है, लेकिन 2 चीजों को आपकी ट्रेनिंग में जोड़ना चाहिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छा लैब हमारे यहाँ होना चाहिए और हमारे सभी अफसरों को ट्रेनिंग का वो हिस्सा बनाना चाहिए। उसी प्रकार से एक डेटा गवर्नेंस एक थीम के रूप में हमारे सारे ट्रेनिंग के ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, डेटा गवर्नेंस। आने वाला समय डेटा एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। हमें डेटा गवर्नेंस की हर चीज को सीखना, समझना होगा और जहां जाए वहां लागू करना होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज पोर्ट एंड लैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 10वें सालगिरह समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय और देश प्रदेश के अधिकारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने प्राधिकरण को इस अवसर पर देश के विकास में योगदान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पिछले 10 वर्षों से लैंड पोर्ट अथॉरिटी पड़ोसी देशों के लिए भारत का पहला संवाद मंच है। हम सब के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि प्राधिकरण आज अपना 10वां स्थापना दिन मना रहा है। एक दृष्टि से देखें तो गृह मंत्रालय की जितनी भी अधीन अलग अलग प्रकार के उपक्रम है, इसमें सबसे कम आयु लैंड पोर्ट अथॉरिटी की है, परंतु 10 साल के कम अंतराल के बावजूद भी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी यात्रा पूरी की है। ये सच अर्थ में सराहनीय है। इसलिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सभी कर्ता धर्ता टीम को मैं मन से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।
पूरे देश की भूगोल और पूरे देश के इतिहास को अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया भर में भारत एकमात्र देश ऐसा है जो जियो कल्चर कंट्री। दुनिया भर के सारे देश, चाहे अफ्रीकन देश हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के देश हो, चाहे युद्धों से बने देश हो, वो जियो पॉलिटिकल कंट्री है। पूरी दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जिसको विशुद्ध रूप से जियो कल्चर देश के नाम से हम जानते हैं। अनेक विविध भाषाएं, अनेक विविध कल्चर, संस्कृतियों की विविधता, भाषा में विविधता, खान पान, भूषा में विविधता, मगर एक समान संस्कृति के कारण हम जोड़कर एक देश बने हैं। एकेडमिक दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से देखें तो प्राधिकरण क्या है भाई? वीजा चेक करता है, व्यापार के बिल ऑफ लेडिंग वगैरह चेक करता है, इस पर थप्पा लगाता है, कानून का नियमन करता है और फिर व्यापार और आवाजाही का एक कानूनी जरिया बनता है। परंतु ध्यान से देखें तो सुरक्षा के साथ समझौता करे बगैर हमारे अर्थतंत्र को गति देने का काम और पड़ोस के देशों में व्यापार बढ़ाने का काम जो महत्वपूर्ण है वो प्राधिकरण करता है। संस्कृति को आदान प्रदान और सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग, जिसकी वेशभूषा भी समान है, बोली भी समान है, कल्चर भी समान है, उसके बीच में संवाद प्रस्थापित कर दो देशों के बीच के संबंध को भी तरोताजा रखने का काम, मजबूत बनाने का काम प्राधिकरण कर रहा है। और तीसरी दृष्टि से देखें तो दो देशों के बीच में, दो देशों की जनताओं के बीच में डिप्लोमेसी तो होती रहती है, डिप्लोमेटिक लोग चर्चा करते रहते हैं, मगर दो देशों की जनता के बीच में संवाद का माध्यम भी प्राधिकरण बना है। और मैं मानता हूं ये तीनों प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि सभी नियम और कानून का पालन करते हुए व्यापार की बढ़ोतरी करना, संस्कृति का आदान प्रदान जो सालों से, हजारों सालों से हमारा हो रहा है, उसको और तेज और मजबूत और अर्थपूर्ण बनाना, और जनता के बीच में संवाद के माध्यम से राजनीति से परे उठकर, डिप्लोमेसी के से परे उठकर दो देशों के बीच के बॉन्डिंग को मजबूत करना, ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। व्यवस्था के उपयोग से कैसे हम मजबूत कर सकते हैं? अगर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट हम चुस्त दुरुस्त कर दे तो कितना भी बोझ बढ़ेगा, व्यापार कितना भी बढ़ेगा, आवाजाही कितनी भी बढ़ेगी, वो अपने आप सांचे में ढलती चली जाएगी, आपको मालूम भी पड़ेगा नहीं। मगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करते हैं और मैन पावर का प्रबंधन नहीं करते हैं तो अव्यवस्थाएं खड़ी होने की चुनौती हमारे सामने है। मुझे भरोसा है कि आप इसके अच्छे से प्लानिंग भी करेंगे और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए एडवांस प्लानिंग भी करेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय की जो भी मदद की जरूरत है, निश्चित रूप से गृह मंत्रालय आपके साथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भूमि मार्ग का व्यापार और भूमि मार्ग की आवाजाही, इसी ने इस देश को कभी दुनिया में महान बनाया था और हमने ये रास्ता कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा ये सरकार की मान्यता है। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली से पहले दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर दिल्ली पुलिस ने आज एक शातिर झपटमार को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार होली के पहले पुलिस के द्वारा पिकेट और पेट्रोलिंग स्कीम चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत होली के समय जिन इलाकों में अपराध की सूचनाएं ज्यादा आ रही थी, उन स्थानों के अलावा दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी अतिरिक्त बल की तैनाती की गई थी। एसीपी राजौरी संजय शर्मा के पर्यवेक्षण और एसएचओ हरिनगर के नेतृत्व में की जा रही ऐसी एक तैयारी के दौरान 16 मार्च को शाम 6:30 बजे के करीब हरिनगर पुलिस की एसआई सचिन और उनकी टीम के कांस्टेबल विजेंद्र और विनोद ने पिकेटिंग के समय एक संदिग्ध को स्वर्ग आश्रम रोड पर आते हुए देखा।
रुकने का इशारा करने के बावजूद जब अभियुक्त ने फरार होने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को उसकी स्कूटी से धर दबोचा। जांच के उपरांत अभियुक्त की पहचान चोरी और झपटमारी की 25 वारदातों में शामिल कुख्यात हाफिज उर्फ गब्बर के रूप में हुई। इस सफलता के मद्देनजर डीसीपी पश्चिम जिला घनश्याम बंसल ने होली के दौरान की गई पुलिस व्यवस्था की मीडिया को जानकारी दी। आपको बता दें कि इस शहर में हर साल त्योहारों के दौरान झपटमारी और चोरी की वारदातों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में पुलिस द्वारा की गई यह पहल स्वागत योग्य है। इस बार जो है पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने होली त्यौहार को लेके एक अपनी विशेष तैयारियां रखी है, जिसके अंदर हमने एक पिकेटिंग और पेट्रोलिंग स्कीम बनाई है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा हम पुलिस प्रेजेंस दिखाने के लिए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे और जिससे पुलिस प्रेजेंस से एक डिसिप्लिन का माहौल भी रहे, उसको लेते हुए हमने काफ़ी जगह पे अलग अलग जगह पे पिकेट्स लगाई है और पेट्रोलिंग का एक बनाया है ताकि गश्त करती पुलिस दिखेगी तो कार्रवाई भी कर सकती है और लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस बनेगा। इसके अलावा जो है हमारा जो आउटसाइड फोर्स है उसको भी हम यूज़ करेंगे, जो ज़िले के अतिरिक्त जो फोर्स मिलेगी तो उसका भी एक प्रबंध किया गया। उसके अलावा जो हम पॉकेट्स आइडेंटिफाई की है हमने, जो पता चलता है कि पिछली बार जहाँ पे कभी होली के टाइम पे ज़्यादा कॉल्स आई हों पीसीआर्स की, तो वो हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पे हम अपना फोर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे ताकि इस बार उतनी कॉल्स ना आ सके। उसके अलावा कुछ हमने देख रहे हैं जो भी अगर कोई शरारती तत्व पाया जा रहा है तो होली के आसपास कोई शरारत करता हुआ या कोई इस तरह का जो शांति भंग करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे उचित कार्रवाई कर रहे हैं ताकि वो होली और उसके बाद शब रात तक जो है वो ये अपनी इस मंसूबों को अंजाम न दे सके, जो शांति को डिस्टर्ब करने के लिए जो ये कुछ शरारती तत्व अपना प्रयास करते रहते हैं। और जो शराब का चलन होता है होली पे, उसको लेके भी हमने एक विशेष तैयारी की हुई है, जिसके अंदर हम जो कोई पब्लिक प्लेस में ड्रिंकिंग करता है या कोई गाड़ी चलाएगा कोई करते हुए उसमें ट्रैफिक के साथ भी, और उसके अलावा जो शराब की तस्करी में जो लोग रहते हैं जिससे कि बढ़ावा मिलता है इस तरह की चीज़ों को, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। कोरोना से बचाव के लिए मेरठ में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। हितानंद शर्मा होंगे बीजेपी के नए संगठन मंत्री, सीएम शिवराज ने दी बधाई। लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय करेंगे शरद यादव, 20 मार्च की तारीख तय। कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज, भूपेश बघेल का बयान, कहा फिल्म में सब आधा अधूरा दिखाया गया। वेस्ट यूपी में होली पर नहीं देगी बिजली झटका, जिलों में निर्बाध 24 घंटे बिजली सप्लाई देगा PVVNL। तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली मेट्रो के 3 गलियारों में सेवाएं प्रभावित। ममता बनर्जी ने कहा विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद भाजपा के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में अदालत का राहुल गांधी को नोटिस। होली के जश्न में डूबे टीवी के सेलेब्स, छा गई अंकिता रश्मि की नई पोस्ट। 11 साल बाद KKR के खिलाफ IPL का पहला मैच खेलेगी CSK। राष्ट्र सर्व